चलिए आज एक ऐसे शख्स की कहानी जानते हैं जिसने सिर्फ ज्ञान के लिए दुनिया के दूसरे कोने तक का सफर तय किया, और वो भी उस जमाने में जब ऐसा करना, आप सोचिए, लगभग नामुमकिन था। जरा सोचिए, 7वीं सदी का समय है। चारों तरफ अथाह समंदर। एक छोटा सा लकड़ी का जहाज है जो लहरों पर हिचकोले खा रहा है। नमकीन हवा चेहरे पर चुभ रही है और आसमान में तूफानी बादल हैं। ये वो जमाना था जब नक्शे भी, आप समझिए, पूरे नहीं थे, और हर मोड़ पर, हर लहर के साथ अनजान खतरे मुंह बाए खड़े थे। समुद्री डाकू, भयंकर बीमारियां और बड़े बड़े तूफान। सवाल ये उठता है कि कोई भला ये सारे खतरे क्यों उठाएगा, और वो भी किसके लिए? सिर्फ कुछ किताबों के लिए, कुछ पांडुलिपियों के लिए? आखिर ऐसा क्या था उन किताबों में कि कोई अपनी जान तक दांव पर लगा दे? तो इस एक शख्स के लिए दवाब कोई दौलत या शोहरत नहीं था। नहीं, ये कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा कीमती। और वो चीज थी ज्ञान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं येत्जिंग की, एक ऐसे चीनी बौद्ध भिक्षु की जो भारत किसी सत्ता या व्यापार के लिए नहीं आए थे। वो तो बस बुद्ध के वचनों को उनके असली रूप में, उनकी जन्मभूमि पर समझना चाहते थे। तो चलिए यीजिंग की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है चीन से, जहां एक नौजवान भिक्षु का सपना उसे एक बहुत ही असाधारण सफर पर ले जाने वाला था। देखिए, उस जमाने में सफ़र करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक जानलेवा काम था। पर येत्जिंग एक ऐसे मिशन पर निकले जिसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो हुएनसांग जैसे बड़े यात्रियों की कहानियों से बहुत प्रेरित थे, और उन्होंने भी उसी धरती पर जाने का सपना देखा जहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, यानी भारत। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क था। वेनसांग और जो दूसरे यात्री थे वो तो मध्य एशिया के खतरनाक सिल्क रूट से आए थे, पर यीजिंग ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, समंदर का रास्ता। तो साल था 671 ईस्वी। यीजिंग ने चीन से अपनी समुद्री यात्रा शुरू की। उनका जहाज उन्हें साउथ ईस्ट एशिया के जो हलचल भरे पोर्ट्स थे वहां से ले गया, और उनका एक अहम पड़ाव था श्री विजय का साम्राज्य, जो आज के इंडोनेशिया में पड़ता था। ये उस समय एक बहुत शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था, और यीजिंग ने वहां कुछ वक्त बिताया। और श्री विजय का येत्जिंग पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो उसे बौद्ध विद्वानों के लिए एक बहुत ही जरूरी पड़ाव मानने लगे। उन्होंने तो यहां तक लिखा कि जो भी चीनी भिक्षु भारत जाना चाहते हैं उन्हें पहले यहां, यानी श्री विजय में रुककर अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब इससे यह साफ पता चलता है कि श्री विजय उस दौर में बौद्ध शिक्षा का कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। तो श्री विजय में अपनी पढ़ाई पूरी हुई, और अब येजिंग अपने सफर के सबसे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव के लिए तैयार थे। उनकी मंजिल क्या थी? वो थी भारत का विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय। 10 साल, पूरे 10 साल। सोचिए, अपनी जिंदगी का एक पूरा दशक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की खोज में लगा दिया। ये उनके संकल्प और उनकी लगन का सबसे बड़ा सबूत है। तो नालंदा के अंदर का माहौल कैसा था? येत्जिंग ने खुद को जैसे ज्ञान के एक जीते जागते समंदर में पाया। हर तरफ हजारों भिक्षु और छात्र जिनके मंत्रोच्चार से पूरा माहौल गूंजता था। वो लोग तर्क, दर्शन, व्याकरण, यहां तक कि चिकित्सा जैसे विषयों पर घंटों तक बहस करते थे। और हां, यहां एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं था। बहुत सख्त ओरल एग्जाम होते थे, और सिर्फ सबसे तेज दिमाग वाले ही उन्हें पास कर पाते थे। और पढ़ाई की भाषा, वो थी संस्कृत। पर यहीं पर यीजिंग बाकी यात्रियों से, खासकर हुएनसांग से अलग हो जाते हैं। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। देखिए, जहां हुएनसांग ने शाही दरबारों और राजाओं की शानो शौकत के बारे में लिखा, वहीं यीजिंग की दिलचस्पी आम भिक्षुओं की रोज की जिंदगी में थी। मतलब वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और सबसे जरूरी बात, वो बौद्ध धर्म को अपनी जिंदगी में उतारते कैसे थे। और ये जो सारी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की, वो हम तक पहुंची उनकी किताबों के जरिए। और ये किताबें, आप कह सकते हैं, आने वाले समय के भिक्षुओं के लिए एक तरह की स्टूडेंट गाइड बुक बन गई। तो उनके 2 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण काम हमारे सामने आते हैं। पहला था भारत और मलय द्वीप समूह में प्रचलित बौद्ध धर्म का एक अभिलेख। अब ये किताब मठ में रहने वाले भिक्षुओं के जीवन और उनके नियमों के लिए एक बहुत डिटेल्ड गाइड थी। और दूसरी किताब थी पश्चिम में धर्म की खोज करने वाले प्रख्यात भिक्षुओं के जीवनियां। इसमें उन्होंने अपने से पहले आए जो साहसी विद्वान थे, उनकी प्रेरणा देने वाली कहानियों को इकट्ठा किया था। तो यीजिंग की लिखाई की वजह से हमें सिर्फ राजा रानियों के महलों की कहानी नहीं मिलती, बल्कि हमें उन आम भिक्षुओं के दिलो दिमाग में झांकने का एक मौका मिलता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बौद्ध धर्म के नाम कर दी थी। और सच कहूं तो अगर येत्जिंग का ये काम हम तक नहीं पहुंचता तो शायद प्राचीन भारत और साउथ ईस्ट एशिया के इतिहास के कई पन्ने हमेशा के लिए खो जाते।
उन्होंने जो बारीकियां नोट की, उन्होंने हमें अतीत की एक ऐसी तस्वीर दी है जो कोई और दे ही नहीं सका। तो क्या अहमियत है उनके काम की? सबसे पहली बात, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के वैश्विक महत्व की पुष्टि की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि नालंदा सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया के लिए ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ था। दूसरी बात, उन्होंने प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसके अंदर के कामकाज को हमारे सामने रखा। मतलब वहां पढ़ाई कैसे होती थी, अनुशासन कैसा था, और वहां की रोज की बौद्धिक दिनचर्या क्या थी। ये सब हमें उनके काम से पता चलता है। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, उन्होंने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक कनेक्शन का एक तरह से नक्शा ही तैयार कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि उस समय विचारों का कितना जबरदस्त आदान प्रदान होता था। तो ये जिंग की विरासत हमें यही सिखाती है कि ज्ञान की सच्ची खोज हमेशा विनम्रता से शुरू होती है। वो भारत कोई विजेता बनकर नहीं आए थे, तलवार लेकर नहीं आए थे। वो तो एक जिज्ञासु मन और खुले दिल के साथ आए थे, एक छात्र बनकर। और उनकी ये कहानी आज हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के इस दौर में ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके लिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर करना सार्थक लगे।